नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। 17 बरस बाद जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर गिरफ्त में आया है, लेकिन सवाल वहीं पर आके अटका है। क्या भारत को सौंपा जाएगा? कल अदालत में पेश किया जाएगा तो किस चार्ज के तहत उस पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो कौन से आरोप होंगे? क्योंकि इन सब के बीच खबर यह भी आ रही है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है और इसको विदेश मंत्रालय ने कहा है। लेकिन बावजूद इसके विदेश मंत्रालय सक्रिय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुषमा स्वराज लगातार मशक्कत कर रही है। सवाल यह भी है कि 15 तारीख को बातचीत को लेकर क्या ऐलान कर दिया जाए कि रद्द किया जा रहा है या बातचीत की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है या बातचीत होगी। सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी अभी आई नहीं है। जानकारी निकलते हुए जिस रूप में पहुंची, जैसे पहुंची, विदेश मंत्रालय का क्या कहना रहा, यह सब सुनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के भीतर के घटनाक्रम आज बदले, उसके पीछे कई वजहों को माना गया। एक तरफ यह भी माना गया अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि भारत जिस तरीके से अब उस दिशा में जा रहा है कि फैसले की घड़ी है, क्योंकि खुद इस आज के दौर में कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री ने पहले कहा था और आज जनरल सुहाग ने जो जिक्र किया। बहुत सारे सवाल, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं जिस बात का जिक्र है कि मसूद अजहर गिरफ्त में आया, कैसे आया और फिलहाल पाकिस्तान में चल क्या रहा है। पाकिस्तान से पहली बड़ी खबर यही आई कि मौलाना मसूद अजहर, मसूद का छोटा भाई मौलाना अब्दुल रऊफ और जैश के 10 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी को कल अदालत में पेश किया जाएगा और उससे पहले इनसे पूछताछ भी लगातार चल रही है। और जैश के नाम पर जितने भी दफ्तर पाकिस्तान में हैं, सभी जगहों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। 3 जगहों पर सील भी कर दिया गया है। हालांकि जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर ही अदालत में पेश करने के बाद ही आरोपों की फेहरिस्त सामने आएगी। लेकिन पाकिस्तान में जैश पर नकेल कसने के बाद कोई आतंकवादी संगठन या कट्टरपंथी किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना करें, इसके लिए पाकिस्तान में बाकायदा सेना ने कई मस्जिदों में चौकसी बढ़ा दी है। यानी पठानकोट हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान के भीतर सरकार, सेना और ISI में सहमति बनी कि जिन दोषियों के खिलाफ भारत कार्रवाई चाहता है उन्हें हिरासत में ले लिया जाए। और बहावलपुर की उसी मस्जिद की घेराबंदी की गई जो 15 बरस पहले जैश के बनने के साथ ही मसूद अजहर का अड्डा बना था। और कंधार हाईजैक की एवज में जम्मू के कोट बिलावल जेल से छूटा मसूद अजहर सबसे पहले जब कराची पहुंचा तो वहां बिन्नौरी मस्जिद में जैश ए मोहम्मद बनाकर उसने कश्मीर के खिलाफ जंग का ऐलान किया था और जैश के विस्तार के लिए उसने इस्लाम को ढाल बनाया और अपने साथ मुफ्ती निजामुद्दीन शमशई, मौलाना शब्बीर अली शाह और मौलाना वहीउल्लाह को जोड़ा और इस्लाम को लेकर लगातार तकरीर मसूद अजहर की ताकत बन गई। इस्लाम और जिहाद को लेकर चलने वाले मसूद अजहर ने खुद को बंदूक के साए में कुछ इस तरीके से रखा जिससे शुरुआत में ही मसूद अजहर के तार अलकायदा से जुड़ गए और लगातार अपनी ताकत को वो बढ़ाता चला गया और 2001 में संसद पर हमले के साथ उसने अपनी ताकत भी दिखाई। तब की वाजपेयी सरकार ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा का जिक्र पाकिस्तान से किया था, लेकिन तब पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ की सत्ता थी और भारत के आतंकवाद को लेकर उठाए सवाल उस वक्त पाकिस्तान में बेमानी थे। लेकिन 15 बरस बाद पठानकोट हमले के तुरंत बाद भारत की तरफ से जब ये सवाल खुले तौर पर उठाए गए कि मसूद अजहर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो पाकिस्तान ने 15 जनवरी को होने वाली विदेश सचिवों की बातचीत से 2 दिन पहले ही मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई मौलाना अब्दुल रऊफ को भी हिरासत में ले लिया और साथ ही कई जगहों पर जैश के दफ्तरों को सील भी कर दिया। मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बारे में हम लोग के पास आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं आई है। अभी आप जानते हैं, अभी एक बैठक हुई थी विदेश मंत्री के साथ और अब प्रधानमंत्री के साथ बैठक होने जा रही है। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स के ऊपर फैसला उस बैठक के बाद ही होगा, इसलिए भी आप लोग को थोड़ा इंतजार करना होगा। विदेश मंत्रालय के कई नौकरशाह मौजूद थे विदेश मंत्री के साथ बैठक में और उसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। विदेश सचिव भी साथ ही पहुंचे हैं। 7 RCR में बैठक चल रही है, वहां से कोई खबर निकले हम तुरंत बताएंगे। लेकिन इन सबसे पहले लौटिए दरअसल वो कौन सी परिस्थितियां पाकिस्तान में बीते 24 घंटे में बनती चली गई जिसके बाद आज ये खबर आई कि हिरासत में लिया गया है। और उसके बाद यह भी खबर आई कि दरअसल हिरासत में लेने के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो जांच कमेटी उन्होंने बनाई है उस कमेटी के सदस्य पठानकोट आए।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को आतंकवादियों का बेहतरीन गढ़ करार दिया और मोदी सरकार की तरफ से खबर निकली कि बातचीत की तारीख बढ़ाई जा सकती है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक तरफ हाई प्रोफाइल बैठक की और झटके में ये खबर निकल पड़ी कि पाकिस्तान में जैश के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। जैश के 3 दफ्तर सील कर दिए गए, 12 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जिन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया उसमें एक नाम जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया अजहर मसूद का भी है। यानी पाकिस्तान ने पहली बार पठानकोट हमले के उस नब्ज को पकड़ा जिसे पकड़ने से वो लगातार हिचकिचाता रहा है, चाहे संसद पर अटैक हो या फिर मुंबई हमला। लेकिन आज ये सवाल पाकिस्तान में तब बड़ा हुआ जब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाई प्रोफाइल बैठक में सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ और आईएसआई के डीजी रिजवान अख्तर समेत पंजाब प्रांत के सीएम शहबाज शरीफ को भी बुलाया। जानकारी के मुताबिक चूंकि पंजाब प्रांत में ही बहावलपुर है और वही इलाका है जहां जैश सक्रिय है और बहावलपुर की मस्जिद में अजहर मसूद मौजूद था, तो पंजाब पुलिस ने ही पहले नजरबंद किया और उसके बाद अजहर मसूद की गिरफ्तारी की जानकारी की पूरी रिपोर्ट इस बैठक में दी और इसी बैठक में आईएसआई के डीजी रिजवान अख्तर ने भी अपनी रिपोर्ट दी। खास बात यह भी है कि नवाज शरीफ ने न सिर्फ सेना, आईएसआई और पंजाब प्रांत के सीएम बल्कि कैबिनेट के तमाम मंत्री मसलन गृह मंत्री निसार अली खान, वित्त मंत्री इशाक डार, सलाहकार सरताज अजीज, निजी सहायक तारिक फातमी के साथ साथ एनएसए लेफ्टिनेंट नासिर खान जंजुआ को भी बैठक में बुलाया। यानी जो सवाल अमेरिका से निकले और जो दबाव भारत ने बनाया उसका असर पाकिस्तान में इस रूप में नजर आया कि पठानकोट को लेकर वो सक्रिय है। लेकिन उसमें कितनी गंभीरता है ये सवाल अब भी भारत ही नहीं दुनिया के लिए भी सस्पेंस है, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ अगर सेना और आईएसआई भी है तो फिर आतंकवाद के मद्देनजर पठानकोट पर हमला हो कैसे गया और अफगानिस्तान में भारतीय कॉन्सुलेट पर हमले के तार पाकिस्तानी सेना से इस दौर में क्यों जुड़े माने जा रहे हैं। ये सारे सवाल है और इन सब के बीच अजहर मसूद के साथ जिन 12 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है या जिसके बारे में जानकारी दी जा रही है, तो सवाल यह भी है कि बाकी वो कौन से आतंकवादी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या भारत ने जो नाम दिए वो सारे आतंकवादी उन्हीं नाम वाले हैं या फिर गिरफ्तार आतंकवादियों के खिलाफ कौन कौन से केस दर्ज किए गए हैं और फिर किस अदालत में इन आतंकवादियों की सुनवाई होनी है, इसकी कोई जानकारी अभी तक भारत को दी नहीं गई है। हालांकि इन सब के साथ ही झटके में नवाज शरीफ के दफ्तर से बाकायदा स्टेटमेंट जारी हुआ कि पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तान अब अपनी जांच कमेटी को पठानकोट भेजना चाहता है। जाहिर है उस जांच कमेटी में मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उस जांच कमेटी में आईएसआई है, उस जांच कमेटी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सेना के वो हिस्से हैं जिसको लेकर भारत लगातार संदेह जताता रहा है। इसीलिए सवाल अनसुलझा इस मायने में अब भी है क्योंकि भारत की तरफ से किस रूप में प्रतिक्रिया होती है सबको इंतजार इसी का। प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त विदेश मंत्री लगातार चर्चा भी कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आज एक कार्यक्रम में जनरल सुहाग ने संकेत दिए भारत हर चीज के लिए तैयार है। I would like to assure the nation that your army is highly motivated, singularly focused, fully prepared and ready to respond to any threats or challenges to our national security. सेना अपने तरीके से तैयार है। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि वो कार्रवाई करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान से खबरें लगातार आ रही हैं कि हां पठानकोट को लेकर उसकी सक्रियता बढ़ी है। लेकिन इन सब के बीच देखिए एक पत्र वादी यानी घाटी में भी आता है जो अलगाववादियों के नाम है। इसका मतलब यह पत्र पाकिस्तान का नायाब सच है क्योंकि जिस वक्त भारत पठानकोट हमले से घायल है और पाकिस्तान सरकार सेना और आईएसआई आतंकवाद पर नकेल कसने और पठानकोट पर कार्रवाई का भरोसा भारत समेत समूची दुनिया को दे रहे हैं, उसी वक्त ये पत्र कश्मीर के अलगाववादियों को यह कहकर लिखा गया कि वह 20 और 21 जनवरी को इस्लामाबाद आए और वहां गोलमेज बैठक होगी। यह पत्र और कहीं से नहीं बल्कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के राष्ट्रपति के जरिए लिखा गया है और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इस्लामाबाद में गोलमेज बैठक के दौरान चर्चा कश्मीर में शांति स्थापित करने को लेकर होगी, हिंदू कट्टरपंथियों के असर को लेकर होगी। धारा 370 और धारा 35A के मद्देनजर भारतीय संविधान के कश्मीर पर असर को लेकर होगी। कश्मीर में अलगाववादी नेताओं को पीओके की तरफ से आई चिट्ठी से साफ ये संकेत है कि एक तरफ इस्लामाबाद दिल्ली को बातचीत में उलझाना चाहता है
और दूसरी तरफ गाठी में धारा 370 और हिंदू टेरर का मुद्दा उठाकर जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। यानी एक तरफ इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दफ्तर से यह खबर निकलती है कि अजहर मसूद समेत जैश के दर्जनों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, तो दूसरी तरफ पीओके के राष्ट्रपति सरदार मोहम्मद याकूब खान मुजफ्फराबाद में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में ही बैठक कर कश्मीर के सवाल के जरिए भारत सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने से नहीं चकते। तो सवाल यही है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान सरकार की इजाजत के बगैर कोई बैठक कैसे हो सकती है, और अलगाववादियों को वीजा देने के लिए क्या पाकिस्तान इस दौर में तैयार है, और क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि इस्लामाबाद के कन्वेंशन हॉल में बैठक हो जाए? कहीं पाकिस्तान एक साथ दो तरफा चाल तो नहीं चल रहा? क्योंकि नवाज शरीफ सरकार, सेना और आईएसआई की इजाजत के बगैर पीओके के राष्ट्रपति कोई निर्णय ले नहीं सकते। बावजूद इसके इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में 20 और 21 जनवरी तय कर दिया गया कि अलगाववादियों के साथ वहां बैठक होगी, और इसके लिए हर अलगाववादी को घाटी में निमंत्रण पत्र भी भेज दिया गया। यानी स्थिति कहीं ना कहीं इस रूप में है कि पाकिस्तान उलझा रहा, और इन सब के बीच जो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही हैं उसमें 15 तारीख को जो विदेश सचिवों की बैठक होनी है वह नहीं होगी। ये जानकारी निकल कर आ रही है, हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से हमारे पास जानकारी आ रही है वो 15 जनवरी को बातचीत नहीं होगी। यानी जिस तरीके से शुरुआत में ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत साफ कहा था कि आधिकारिक तौर पर हमारे पास कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या अजहर मसूद को गिरफ्तार किया गया है, और चूंकि पाकिस्तान में कानून के तहत कोई एफआईआर दर्ज पहले होती नहीं है तो अजहर मसूद के खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज वहां पर नहीं की गई है। और यह कहा जा रहा था कि कल अदालत में जब पेश किया जाएगा उसके बाद ही किस चार्ज के तहत उनको पकड़ा गया है इस बात का जिक्र होगा। लेकिन इन सब के बीच भारत की तरफ से अब ये जानकारी आ रही है, और जो लगातार चर्चा चल रही थी 7 बजे से ही ये चर्चा लगातार चल रही थी, चूंकि विदेश सचिव लौटे थे श्रीलंका से और उसके बाद से विदेश मंत्री के साथ बैठे, और हमारे साथ स्मिता इस वक्त जुड़ चुकी हैं। स्मिता, क्या जानकारी है? जो बात तय अब मानी जा रही है, तमाम हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि कम से कम परसों जो मुलाकात होने की बात हो रही थी, पाकिस्तान की तरफ से 15 जनवरी की तारीख दी गई थी, उस दिन विदेश सचिवों की मुलाकात नहीं हो रही है। एस जयशंकर कल या परसों पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। भारत कुछ दिन और जो है देखना चाह रहा है कि किस तरीके के कदम उठाता है पाकिस्तान, लेकिन इस बातचीत को रद्द नहीं कर दी गई है, इसे पोस्टपोन किया जा रहा है। कुछ दिनों बाद, शायद जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरुआत में जो है, कुछ दिनों के बाद में एक बार फिर से ये विदेश सचिवों की एक नई तारीख जो है वो दोनों मुल्कों के बीच में तय की जाएगी, जबकि ये बातचीत होगी। अब ये लगभग तय हो चुका है। नहीं तो स्मिता, माना यह जा रहा था कि पाकिस्तान का एक्शन ही इस डिसीजन को ले जाएगा कि बातचीत हो, डेफर्ड हो या रद्द हो, जो भी हो, तो क्या जो एक्शन की खबर है उस पर कोई सहमति है कि नहीं है, कि गिरफ्तारी हुई है वहां पर या नहीं हुई है? देखिए, गिरफ्तारी की खबर को लेकर सूत्र जो बता रहे हैं, अभी विकास स्वरूप विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है उन्होंने जिस तरीके से मीडिया को बताया कि इस बाबत कोई आधिकारिक जानकारी पाकिस्तान से तो नहीं दी गई है, और बाकी जो साउथ ब्लॉक के दूसरे सूत्र जिनसे हम बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये हो सकता है एक तरीके से एक ट्रायल बलून फ्लोट किया गया हो पाकिस्तान की तरफ से। जब तक इस बाबत आधिकारिक जानकारी नहीं दी जाती, कुछ सबूत नहीं दिए जाते, तब तक भारत के लिए ये बात मुश्किल होगा विश्वास कर पाना कि अजहर मसूद को सही में हिरासत में लिया गया है, क्योंकि इसके पहले भी अजहर मसूद हो, हाफिज सईद हो, ज़कीउर रहमान लतीफी हो, इन लोगों को सलाखों के पीछे डाले गए हैं, लेकिन इन पर कोई कड़ी इस तरह से कोई ना चार्जेस लगाए गए थे या सिर्फ हिरासत में लेकर एक दिन बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। तो इसीलिए भारत को लगता है कि वो ऐसी किसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में खुद को नहीं देखना चाहता, जहां की कल की तारीख में विदेश सचिव पाकिस्तान पहुंचे और एक 24 घंटे के अंदर में ये खबर आ जाए कि अजहर मसूद को जो है दरअसल हिरासत में लिया ही नहीं गया था। तो भारत यहाँ पे वेट एंड वॉच की मोड को भी अपनाए हुए। नहीं तो क्या ये माना जाए कि विदेश सचिव की अब जब भी मुलाकात होगी, जो आप कह रहे हैं कि रद्द नहीं है, डेफर्ड है, इन सब के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद कैसे बनेगा? क्या वो फोन लाइन से बनेगा? एनएसए की मुलाकात होगी? किस रूप में होगा? एनएसए आपस में लगातार बात कर रहे हैं प्रसून। जब से पठानकोट हमले हुए हैं, एनएसए अजीत डोभाल जो हैं वो लगातार नासिर जंजुआ के साथ संपर्क में हैं, और सीधे एनएसए के दफ्तर से ही जो है जो भी भारत की तरफ से सूचनाएं हैं या फिर लीड से पठानकोट हमले में वो दी जा रही हैं। भारत बातचीत की इस प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतारना चाह रहा है इस बार, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बहुत बड़ा जो है एक राजनीतिक जोखिम उठाया नरेंद्र मोदी ने लाहौर जाकर, दोस्ती का वो हाथ बढ़ाकर, जिसकी वजह से बीजेपी और आरएसएस के अंदर से भी यही खबरें आ रही हैं कि कम से कम जो डायलॉग की प्रोसेस है उसको आप आगे चलते रहने दीजिए। तो अगर अजहर मसूद की खबर गलत थी
फिलहाल जो है उसमें आधिकारिक सूचना आए या न आए, लेकिन बातचीत जरूर होगी विदेश सचिवों की, कुछ दिनों के बाद होगी, अभी 15 तारीख को नहीं होगी। इस बातचीत को जो है उन्होंने अभी पूरी तरीके से कैंसिल नहीं किया है, लेकिन हाँ, बातचीत के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो बदल सकते हैं इस बात पर कि आखिर पाकिस्तान किस तरह की कार्रवाई करता है पठानकोट हमलों को लेकर। स्मिता, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ये कि बातचीत 15 तारीख को नहीं होगी, और लेकिन आने वाली कौन सी तारीख होगी उसका इंतजार करना होगा। लेकिन कई सवाल हर जहन में होंगे। डैनियल पर्ल की हत्या के बाद अमेरिका चाहता था कि अजहर मसूद को अमेरिका को सौंपा जाए, पाकिस्तान ने नहीं सौंपा। 2 बार हमले पाकिस्तान के भीतर जनरल मुशर्रफ पर भी हुए थे जैश के जरिए, उस वक्त भी गिरफ्तारी हुई, छूट गया। जैश मोहम्मद के जरिए दूसरे संगठन बना लिए गए और उसमें कहीं ना कहीं मस्जिदों के जरिए उसकी अपनी कार्रवाई जारी रही जैश की। लेकिन इन सब के बीच अब पठानकोट के मसले को लेकर बातचीत अगर नहीं हो रही है तो आने वाले वक्त में एनएसए की मुलाकात कोई होगी किसी तीसरे देश में, इसके भी संकेत हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा कल अदालत में क्या वाकई पेश किया जाता है अजहर मसूद को, और उसके बाद क्या वाकई जिन आरोपों का जिक्र भारत लगातार कर रहा है दोषी हमले के लिए, उस चार्ज से फ्रेम किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच भारत के हिसाब का मसला वही है कि आपको आगे कार्रवाई करनी होगी और तभी पहल आगे बढ़ेगी। लेकिन एक खबर आज के दिन जरूरी है बतानी किसानों को लेकर, क्योंकि इस बरस का मतलब 2015 में सबसे ज्यादा किसानों ने महाराष्ट्र में खुदकुशी की, हर 4 घंटे एक खुदकुशी। लेकिन फसल बीमा का आज ऐलान हुआ, इसके मतलब क्या है? तो महाराष्ट्र का हाल यह है, जहां पहले हर 6 घंटे में एक किसान खुदकुशी करता था, साल 2015 में हर 4 घंटे में एक किसान ने खुदकुशी की। यानी नई सरकार के राज में खुदकुशी के मामले बढ़े ही, और नई सरकार उसी बीजेपी की है जिसके मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बड़े मन से किसानों की बदहाली का जिक्र किया। लेकिन सवाल महाराष्ट्र का नहीं, किसानों का है, क्योंकि सच यही है कि साल दर साल किसानों की खुदकुशी का आंकड़ा बढ़ रहा है। मोदी सरकार को भी इसका अंदाजा है, और यही वजह है कि आज जब सरकार ने नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दी तो पहले कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, पूर्व कृषि मंत्री और गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अपने इलाके में किसान नेता के रूप में मशहूर वेंकैया नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। सबसे कम प्रीमियम पर यह बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, कम प्रीमियम और बड़ा बीमा। मोदी सरकार ने आज ये तय किया है कि खरीफ में सभी फसलों के लिए मैक्सिमम 2% और रबी में 1.5% प्रीमियम होगा। कॉमर्शियल क्रॉप बीजेपी को लगा कि उपलब्धि अनकही न रह जाए, तो अध्यक्ष अमित शाह भी मैदान में आए, जो बीते कई दिनों से चुप थे। किसानों को कम प्रीमियम भरकर सबसे ज्यादा बीमा का फायदा मिल पाए, इस प्रकार की। लेकिन सवाल वही, इस बीमा के जरिए क्या खुदकुशी रुकेगी? लेकिन हमें लगता है कल हर किसी का ध्यान पंजाब पर होगा। क्यों होगा, जरा रिपोर्ट देखिए। लोहड़ी की तरंग बीतते बीते मुक्तसर जिले में हर साल लगने वाला माघी मेला शुरू हो जाएगा। 300 सालों से मुक्तसर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 40 मुक्तों की याद में लगने वाले इस ऐतिहासिक मेले का राजनीतिक एंगल ये है कि यहाँ तमाम पार्टियां कॉन्फ्रेंस करती हैं, यानी राजनीतिक रैलियां करती हैं। और कल भी शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग मंचों से विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरेंगी। मंच तैयार हो चुके हैं और तैयारियां जोरों पर हैं। पहली बार अरविंद केजरीवाल भी राजनीतिक रैली करेंगे, यानी पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। बहुत ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। कांग्रेस और अकाली दल दोनों को लोगों ने देखा है, दोनों का काला इतिहास है, दोनों पार्टियां पंजाब में डिस्क्रेडिटेड हैं और पंजाब में कल जो माघी मेला में रैली। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे, पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first day first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit